मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। पूरे देश के सामने उजागर हो गया। सामने वो कहते थे मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है, स्विमिंग पूल है। आप लोगों को हम लेके गए वहां पे, हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और हम दोनों लोग गए वहां। पुलिस की छावनी बना के हमें जाने नहीं दिया। हमने कहा राजमहल जो 2700 करोड़ का बना है, प्रधानमंत्री जी का आवास, चलिए उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आए तो यहाँ पुलिस की छावनी बना के यहाँ रोक दिया। इसका मतलब हमारे आरोप पूरी तरीके से सत्य हैं। और अगर लगता है कि राजमहल हमारा दावा अगर खारिज करते हैं तो भी मीडिया के साथ में ले जाना चाहिए और दिखाना चाहिए प्रधानमंत्री का 2700 करोड़ का बंगला कैसा है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। मुद्दे बहुत सारे हैं, वो चाहे किसी भी राज्य के हों जब चुनाव होते हैं, लेकिन मुद्दों में राजनीतिक दल वह सब तलाशते हैं कि हमारी बातें किस में महफूज रहेंगे, वहीं सब कुछ चल पाती है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ राजेंद्र आर्य साहब कांग्रेस से है, सुरेश गर्ग साहब भाजपा से हैं और गर्वित खंडेलवाल हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हैं। मैं गर्वित आपके पास में आना चाहूंगा। मुख्यमंत्री आवास को लेकर के और आम आदमी पार्टी को बीजेपी कांग्रेस कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है, ये कहा जा रहा है कि शीश महल पे 3 महीने से कब्जा लेने आतिशी क्यों नहीं पहुंची, ये बीजेपी का कहना है। और अब जब आचार संहिता लग गई तो क्यों जाने दिया जाए, वो क्यों जा रही हैं। दूसरा, आप पे आरोप यह भी लग रहा है कि अनाप शनाप पैसे खर्च करके अरविंद केजरीवाल ने मकान तैयार करवाया, जबकि यह कहा गया था कि मुझे तो महज 2 कमरों का एक सेटअप चाहिए जिसमें मैं रह सकता हूं। ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों का आरोप है। जी योगेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही कही। अब आपका जो दूसरा सवाल है उसका मैं पहले जवाब देना चाहूंगा। पहले तो मैं आपके माध्यम से एक चीज बहुत क्लियर कहना चाहूंगा कि वो केजरीवाल जी का घर नहीं है, वो दिल्ली के सीएम हाउस है और उसमें ऑफिशियल वर्क भी होता है और सीएम का कार्यालय भी वहीं मौजूद है। तो इसमें सबसे पहले चाहे वो बीजेपी का सीएम बने, चाहे आम आदमी पार्टी का बने, चाहे कांग्रेस का बने, वो सीएम हाउस में रहेगा। वो केजरीवाल जी का पर्सनल घर नहीं है। दूसरी चीज, केजरीवाल जी को अगर केजरीवाल जी को इतने बड़े घर में रहने का शौक होता तो हम 2015 से सरकार में हैं, हम 2015 में ही ये घर बना लेते, 2016 तक तो खत्म भी हो जाता, तब से रहते। आपकी मैं एक जानकारी में एक बात और बताऊं कि 2024 में जब ये बंगले का निर्माण, ये जब सीएम हाउस का निर्माण जो भी रिकंस्ट्रक्शन था वो कंप्लीट हुआ, उसके तुरंत बाद केजरीवाल जी ने रिजाइन करके वो हाउस खाली कर दिया। और आप देखिए कितनी जल्दी केजरीवाल जी ने हाउस खाली किया है, सीएम हाउस। दूसरी चीज जो आपने पूछी थी कि आतिशी जी ने क्यों नहीं ऑक्यूपाई किया अभी तक बंगला, आपको ध्यान होगा कि आतिशी जी ने सीएम हाउस केजरीवाल जी ने खाली करते उसके कुछ दिनों बाद आतिशी जी उसमें शिफ्ट हुई थी। लेकिन इन्होंने दिल्ली के जो केंद्र सरकार का नुमाइंदा बैठे हैं एलजी, उन्होंने आतिशी जी का सामान, एक चुनी हुई मुख्यमंत्री का सामान मुख्यमंत्री आवास से बाहर फेंक दिया था, बाहर निकाल दिया था। उसके वीडियोस सबके सामने हैं और आपने भी देखे होंगे उसके। और उसके बाद आतिशी जी अपने जो बंगला अलॉटेड है उसमें रह रही थी, उसी में रह रही है। इसीलिए सीएम हाउस अभी तक उसमें शिफ्ट नहीं हुई है। ऑल्दो इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद सीएम को वो बंगला वापस से अलॉट कर दिया गया था, लेकिन आतिशी जी अपने निजी कारण की वजह से उसमें शिफ्ट नहीं हो पाई। ये रीजन है। अब मैं जो आज ये कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि ये शीश महल और ये बंगला, ये पहले सरकारी आवास है, इसका ये कोई मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। मुद्दा होना चाहिए जनता की क्या क्या परेशानी है। जो पैसा खर्च किया है वो सीएम हाउस में खर्च किया है, केजरीवाल ने अपने घर में खर्च नहीं किया। इन्होंने भी गुजरात में सीएम हाउस, सीएम का ऑफिस जब बना था तब इन्होंने भी 500-600 करोड़ रुपए खर्च किए थे। और जैसा आपने बताया, अभी पीएम का जो नया आवास बना है जिसको राजमहल कह रहे हैं, उसमें भी करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। इस हिसाब से तो वो भी नहीं बनना चाहिए। एक सीएम हाउस, एक
चीफ मिनिस्टर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, उसमें बहुत सारे गेस्ट भी आते हैं, बहुत सारे विदेशी मेहमान भी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, उनको सुविधा देने के लिए, और बहुत सारे लोग भी आते हैं अपनी मुश्किलें लेकर, उनको सुविधा देने के लिए बनाया गया है। ये केजरीवाल जी का निजी आवास नहीं है, ये बात समझना पड़ेगा हम सबको। चले, मैं लौट रहा हूं आपके पास में। मैं सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ में। सुरेश जी, आपके पास में आना चाहूंगा। गर्वित का कहना है, और वैसे भी मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन बीजेपी मुद्दा केवल आवास को बना रही है, और आम आदमी पार्टी का कहना है कि मोदी जी को गुजरात के ऑफिस का भी लेखा जोखा देना चाहिए, कैसा उन्होंने आवास तैयार करवाया था, और प्रधानमंत्री निवास का भी। और ये किसी का निजी आवास नहीं होता है, ये आवास एक पद का आवास है। मुख्यमंत्री जो बनेगा वो रहेगा। तो इसमें जनता का ध्यान घुमाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी ये मुद्दा उठा रही है, ये आम आदमी पार्टी का आरोप है। 2013 में केजरीवाल जी आए थे, जनता के बीच में क्या वोट लेने के लिए गए थे, जनता के बीच में क्या बोला था कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन दूंगा, मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। अब मुझे ये बताइए कि जो व्यक्ति कट्टर ईमानदारी की भाषा बोलते थे वो कट्टर बेईमान हो गए। जो व्यक्ति ये कहते थे कि शीला दीक्षित जी ने दिल्ली के अंदर बहुत भ्रष्टाचार किया, उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई करूंगा, वो व्यक्ति जो कहता था कि मेरे को 2 कमरे का बंगला चाहिए, वो आदमी 54 करोड़ रुपए उसके अंदर लगाते हैं शीश महल में। तो आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पैसे लगाए, इन्होंने खुद ने एक्सेप्ट कर लिया कि पैसे लगाए, वो मुख्यमंत्री के कार्यालय में या मुख्यमंत्री आवास में पैसे लगाए। यानी कि इसका मतलब इन्होंने ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ वहां पे भ्रष्टाचार हुआ है। तो आप ये देख लीजिए कि आम आदमी पार्टी मैं एक बात पूछूंगा, किसी भी मकान में गवर्नमेंट के में रिनोवेट कराने, और 2 चीजें, आप लोग करप्शन का चार्ज नहीं लगा रहे हैं, आप लोग लगा रहे हैं कि 2 कमरे की जिस आदमी की इच्छा थी उसने 54 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री आवास में खर्च कर दिए, ये आरोप है। नहीं, करप्शन कैसे होगा? करप्शन ऐसे हुआ 1 करोड़ से ऊपर का परमिशन वो एलजी से लेनी पड़ती है। इन्होंने जितने भी टेंडर लिए हैं वो 1 करोड़ से नीचे के लिए हैं, इससे कि एलजी के पास में परमिशन जाने की जरूरत नहीं है। जब आपने 54 करोड़ रुपए वहां लगाए हैं तो भाई आपने हर टेंडर 1 करोड़ से नीचे का करने की कहां जरूरत आ गई थी? तो इससे ये साबित होता है कि ये लोग भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान लोग हैं। अभी जेल से ताजा छूटे ही हैं, फिर ये कहते हैं कि साहब आतिशी बिना परमिशन के आतिशी मारे नहीं चले गए। फिर इसके बाद में आतिशी ने अप्लाई किया, फिर पीडब्ल्यूडी कह रही है उनसे कि आइए बंगला लीजिए, आपका शीश महल जो है लीजिए, लेकिन नहीं जा रही। यानी कि क्यों नहीं जा रही? क्योंकि केजरीवाल से डरती है कि केजरीवाल जी ने मना किया होगा कि नहीं वहां पे उस बंगले के अंदर नहीं जाना है। तो ये सब चीजें भ्रष्टाचार। अब आपने खुद ने देखा होगा शराब नीति के अंदर कितना बड़ा घोटाला किया है। एक दिल्ली की जनता को 1 के ऊपर 1 बोतल फ्री करने की स्कीम लगा के क्या करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है, और उसी वजह से ये जेल में रहे और अभी जमानत पे चल रहे हैं। तो भैया ये जनता देखती है, और जनता ने सही निर्णय लेगी। अभी फरवरी में चुनाव है, 8 फरवरी का रिजल्ट आएगा। राजेंद्र जी, और आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपका क्या कहना है ये बताइए? बंगलों की लड़ाई चल रही है अभी, और तो मुद्दे बहुत अलग है, कोई शीश महल बता रहा है, कोई राजमहल बता रहा है, और आप लोग अभी बाहर हो, कोई बंगला, आपका भी कुछ हो तो बताइए। देखिए योगेंद्र जी, जहां तक प्रधानमंत्री जी ने जो इस मुद्दे को लेकर जो तूल दिया है या जिस तरीके से बात की है, तो प्रधानमंत्री जी को तो वास्तव में कोई नैतिक अधिकार है ही नहीं, क्योंकि वो खुद विलासिता का जीवन जीते हैं और क्या क्या करते हैं ये पूरा देश जानता है। इसलिए मेरे ख्याल से ये कोई मुद्दा नहीं है। आज जो करीबन 1.25 करोड़ की दिल्ली की आबादी है, दिल्ली आज पूरी तरीके से बीमार है। दिल्ली में हवा में जहर है और पानी दूषित है और खाने में मिलावट है। तो दिल्ली के अंदर बीमारियां हर साल लाखों लोग बीमार होते हैं, चाहे आपके सांस की बीमारी की बात हो, प्रदूषण के साथ हो, चाहे जल जनित रोगों की बात हो, चाहे टाइफाइड की बात हो, चाहे डेंगू की बात हो। मैं राजेंद्र जी एक बात तो ये आपने एक बात कही कि किस तरह से विलासिता का जीवन जीते हैं प्रधानमंत्री और क्या क्या करते हैं सब जानते हैं। ये बताइए कि बीजेपी ने कहा, खुद भी कहते हैं मैं तो संत की तरह हूं और मेरे को कोई मोह नहीं है, बीजेपी को भी कभी यही कहना है। आप किस तरह से कह रहे हैं कि विलासिता का जीवन जी रहे हैं? सर योगेंद्र जी, हमने इतिहास भी पढ़ा है, हमने संत महात्माओं को पढ़ा है, गौतम बुद्ध को पढ़ा है, महावीर स्वामी को पढ़ा है, और भी महात्मा गांधी जी को पढ़ा है, जो पूरी जीवन लंगोटी में बिता दिया।
तो आज एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं गरीब परिवार से हूं, मेरी मां ने लोगों के घरों में बर्तन मांजे, तो आज जो ये आसक्ति है ना, यही तो विलासिता है। जो मतलब जो भौतिक संसाधनों के ऊपर जो आसक्ति है, एक संत का जीवन, संत कभी ऐसे विलासितापूर्ण जीवन जीता है क्या? संत तो टाट पे सो सकता है, संत के लिए नहीं है। लेकिन उनको 8,000 का प्लेन भी चाहिए, उनको महंगे महंगे चश्मे भी चाहिए, महंगे पेन भी चाहिए, 10 लाख के सूट भी पहनते हैं। तो ये कोई मुद्दा नहीं है। मैं इस बात को मैं हमारी बात कहना चाहता हूं। हम दिल्ली के लिए, आपको पता होगा कि 15 साल दिल्ली, मतलब 15 साल 3 कार्यकाल मतलब शीला जी के थे, वो दिल्ली का स्वर्णिम दौर था। उसके अंदर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए, चाहे आपके मेट्रो रेल की बात हो, चाहे बड़े जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के हमारे पुल हैं, चाहे सीएनजी बसेस हैं, चाहे जो भी है, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए शीला जी ने बहुत कुछ किया। आज दिल्ली की क्या हालत है, आप यमुना के अंदर जाके एक आज मतलब ये चुल्लू नहीं भर सकते, उसके अंदर इतना प्रदूषण है। आज मैं कह रहा हूं दिल्ली, आज हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब गए थे, उन्होंने दिल्ली के अंदर जाके चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लॉन्च किया। वहां पे कहा कि 25 लाख, क्योंकि दिल्ली के अंदर लाखों लोग आज उन तमाम बीमारियों से पीड़ित हैं जिनको की मतलब फ्री इलाज की जरूरत है। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं आपसे सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये बंगलों की लड़ाई कितनी वाजिब है, गैर वाजिब है, मुझे थोड़ा सा इस पे बताइए। मैं कह रहा हूं बंगलों की लड़ाई, मैं कह रहा हूं यहां मुद्दे जनता के एड्रेस होने चाहिए। ये 11 साल से ये भाजपा की सरकार और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली की जनता को मूर्ख बना रही है, और प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार पूरे देश को मूर्ख बना रही है, सिर्फ और सिर्फ। तो बनकर के दोबारा क्यों चुन रहे हैं? वही तो दिक्कत है ना। आज समस्या यही है, दुनिया के सामने, देश के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है कि जनता के मुद्दे। इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी ने नैरेटिव ही शीश महल का लिया, जबकि वो खुद अपने गिरेबान में झांक के देखें। तो आज वास्तविक मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, स्वास्थ्य पे चुनाव होना चाहिए, स्वच्छ पेयजल पे चुनाव होना चाहिए, ट्रैफिक मुक्त दिल्ली के ऊपर चुनाव होना चाहिए। आज गुड़गांव से दिल्ली जाएंगे 5 घंटे लगते हैं साहब, पूरे आपकी आधी ड्यूटी वहां खत्म हो जाती है। तो आज उसके ऊपर कोई काम नहीं करना चाहते, शिक्षा पे कोई काम नहीं करना चाहते। नया कोई यूनिवर्सिटी बना हो तो बताइए, नया कोई अस्पताल बना हो तो बताइए, नई कोई योजना लेके आए हो तो बताइए। दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय से कितनी दूरी पे, ये पूरी दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? देश की राष्ट्रीय राजधानी, जिसका कि आज क्राइम में और पॉल्यूशन में दुनिया के अंदर नंबर 1 स्थान आ रहा है, तो प्रधानमंत्री जी को थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती है क्या? दिल्ली की सरकार एलजीबी चला रहे हैं, एलजीबी पैरेलल सरकार चला रही है, ये कौन सा तरीका है? आपका कहना है सर कि बंगलों की सियासत कोई वाजिब सियासत नहीं है, मुद्दों ये सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने की सियासत है। मैं कहता हूं कि आपके पास में अगर मुद्दे हैं, आप अपने विकास के मुद्दे पे बात कीजिए। हम 15 साल का शीला जी का जो कार्यकाल है, आप बताइए, प्रधानमंत्री का इतना बड़ा चेहरा है, तो आप बताइए पिछले मतलब 26 साल से प्रधानमंत्री वहां पे सत्ता में नहीं है, मतलब बीजेपी सरकार में नहीं है। इसका मतलब क्या है? मतलब कुछ ही किलोमीटर की दूरी के ऊपर आपने वो दुर्घटना देखी, तो सारी सीटें जीत रही हैं। अरे वो पता नहीं क्या नैरेटिव है, वो क्या नैरेटिव उसका। आज हालत देख रहे हो ना, आज दिल्ली के अंदर सीवरेज की हालत देखिए। आज जाके सीवरेज में दोहरा रहा हूं सर, आप योगेंद्र जी, एलजी सीवरेज में आके खड़े हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? एलजी सीवरेज में खड़े हो रहे हैं, इसका मतलब केंद्र सरकार विफल है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के अंदर आधा पैसा केंद्र सरकार का भी आता है। इसका मतलब केंद्र सरकार भी फेल है दिल्ली के अंदर। बिल्कुल। मैं गर्वित मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप भी बताइए, ये मुद्दों से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये राजनीतिक दलों का सगुफा है कि क्या है? बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% बंगलों में लड़े उलझे हुए अभी आप लोग। जो कोई मुद्दा ही नहीं है, जनता का कोई मुद्दा नहीं है, वो लेना देना नहीं है जनता को उस चीज से, उस चीज में ये उलझा के रखे हैं। ये बताएं कि आने वाले 5 साल का दिल्ली को क्या रोड मैप देना चाह रहे हैं, ना कि शीश महल में उलझाएं लोगों को। मैनिफेस्टो आ रहा है ना, उसमें बताएंगे ये लोग। मैनिफेस्टो तो अभी एक महीने चुनाव है, अभी तक इनका कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ है। मैनिफेस्टो तो चुनाव के 4 दिन पहले डिक्लेयर करते हैं, इनके रिकॉर्ड है आज तक ये। और दूसरी चीज, अभी आपके स्टूडियो में बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला कि शीश महल के रिनोवेशन में भी करप्शन हुआ है। ये तो मैं आज नई बात पहली बार सुन रहा हूं यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ से ऊपर इनके टेंडर जारी नहीं हुए। तो टेंडर तो अधिकारियों का काम है जारी करना। आप उनको आप दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री
था ना, जमानत पे चल रहे हैं ना, बोलो जमानत पे चल रहे हैं ना, संजय सिंह, सत्येंद्र जी, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, सब जेल में है ना, सब जमानत पे चल रहे हैं ना, वही तो बात है ना, कोर्ट ने जमानत दी है ना, कोर्ट ने जमानत दी है, भ्रष्टाचारी लोगों को जेल में डाल रखा है। बताइए आपका दिल्ली के प्रति भ्रष्टाचारी लोगों को जेल में डाल रखा है, आप मेरे को ये बताइए डाल दिल्ली रखा को भैया। आप अगले 5 अरे साल भाई में हम क्या तो देना 5 साल चाहते में हैं? देंगे ना, सुशासन कानून देंगे वहां पे, व्यवस्था से तो आपने जो यमुना को साफ कराएंगे, निश्चित रूप से कराएंगे, व्यवस्था पिछले जो 10 ये साल बाढ़ में बरसात के अंदर दिल्ली वहां पे बदहाल हुई है। जो स्थिति खराब हो आप जाती है उसको दिल्ली ठीक की कानून करेंगे, व्यवस्था पे तो बात डीटीसी करें। के अंदर घोटाला किया उसको आप- ठीक करेंगे। आप- तो भैया आप ये बता दीजिए 54 करोड़ अगर- 54 करोड़ का जो शीश महल उसमें है करप्शन- उसमें जो करप्शन किया उसमें जवाब दीजिए तो ना, आप FIR कराइए, करिए ना, दिल्ली पुलिस अरे आपकी तो है। तभी तो अभी जेल तक गए हो उसमें ना आप कोई लोग। FIR नहीं हुई है। अरे तो आप जेल जानकारी कैसे गए ये बता कराइए। दो, आज तक जेल कोई में कैसे FIR गए, जमानत में कैसे छूटे, आपको पहले तो- रिजाइन क्यों देना पड़ा ये बता दीजिए। मेरे को आपको ये बताना- केजरीवाल को मैं- रिजाइन क्यों देना पड़ा, मैं मुझे बताता बता हूं, दीजिए। मैं बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने डंडा पड़ा जब तो रिजाइन दिया ना। सवाल का जवाब तो सुनिए, आपने सवाल खड़े के जवाब अरे यही तो कह रहा हूँ, अरे कहा भ्रष्टाचारी लोग क्या जवाब देंगे, योगेंद्र जी भ्रष्टाचारी लोग क्या जवाब देंगे, जो जमानत पे चल रहे हैं इनके पूर्व मुख्यमंत्री, इनके उप मुख्यमंत्री जमानत पे चल रहे हैं, वो सत्येंद्र जैन जमानत पे चल रहा है, संजय सिंह जमानत पे चल रहा है, साहब क्या जवाब देंगे साहब, उसको बताइए किस तरह के घोटाले किए दिल्ली के अंदर। इन्होंने बोला सीएम हाउस की रिकंस्ट्रक्शन में करप्शन हुआ है, इन्होंने एक भी FIR दर्ज नहीं कराई। आपको पता है क्या, जाके देखिए हाँ, FIR लो, मैं कह रहा हूँ ना, आप कह रहे हो दावे के साथ कह रहा हूँ FIR लो, सीएजी की रिपोर्ट है भ्रष्टाचार हुआ है, भैया सीएजी की रिपोर्ट है, अरे ये तभी तो जाके ये कच्चे चिट्ठे निकले, तभी तो कच्चे चिट्ठे निकले भैया, ये कच्चे चिट्ठे तभी निकले, आपका भ्रष्टाचार कभी उजागर हुआ जब वहां पे कार्रवाई हुई है, जब सीएजी की रिपोर्ट आई है तब पता आई है। बदहाल कर दी है इन्होंने, पूरे 10 साल में पूरी कानून व्यवस्था दिल्ली की बदहाल कर दी है। सबसे वाह, पूरी वाह, अगर वाह, देश वाह। में सबसे बुरी कानून व्यवस्था आज की तारीख में है तो वो दिल्ली में है। और इसलिए हम सिर्फ इनकी भ्रष्टाचार वजह से- करेंगे, सिर्फ इसीलिए इनकी हम वजह से- भ्रष्टाचार करेंगे, सिर्फ इनकी 54 वजह से- करोड़ के बंगले में रहेंगे, भ्रष्टाचार 54 करोड़ है। रुपए के बंगले में सर, वो रहेंगे, 54 करोड़ का इसीलिए नहीं, शराब वो घोटाला ज्यादा करेंगे, है। शराब के आप अंदर जानकारी भ्रष्टाचार रखिए। करेंगे, इसीलिए करेंगे 54 आप, करोड़ का नहीं ये है, सभी बंगला तो बहुत भैया महंगा है 54 सर। करोड़ रुपए और वो लगाए ना 54 करोड़ बंगला रुपए, सरकार का हाँ, है, बंगला अरे तो भाई केजरीवाल यही जी तो का हम नहीं कह रहे है। हैं। अरे तो हम यही तो कह रहे हैं, आप 54 करोड़ रुपए का आपने जो शीश महल बनाया, 400 करोड़ जो आपने खर्च कर आदमी दिए, उसका कट्टर कोई हिसाब ईमानदारी दो की आज बात तक। कर रहा है वो कट्टर बेईमान हो गया। जनता ने देखा कि कैसे कट्टर बेईमान हुआ। अरे भाई कुछ तो शर्म करो, जो ईमानदारी के ढिंढोरे पीटता रहता उसको क्या हो गया, आज उनको जमानत लेनी पड़ रही है, क्या स्थिति हो गई आपकी? बेईमानी करी क्या होती, और क्या, तो तभी तो जमानत जमानत नहीं में है मिलती। भैया, और बेईमानी करी होती ना मैं तो एक- अब तक एक भी जमानत पे क्यों है, एक बात चलो जमानत पे क्यों है फिर वो? आप लोग सभी ये तय कर लो राजनीतिक दल कि किसी भी माध्यम से जब तक कोर्ट अगर किसी को मुलजिम करार नहीं देता है और सजा का ऐलान नहीं कर देता है, ये आपके सुप्रीम कोर्ट देखिए, की एक सेकंड वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता 3 साल या 3 साल से योगेंद्र अधिक जी की सजा बिल्कुल सही तो। है, आप कह रहे हो, लेकिन तो- सुप्रीम कोर्ट ने जिस कंडीशन में उनको जमानत दी है उस कंडीशन में वो चुनाव तो मुख्यमंत्री लड़- नहीं बन चुनाव- सकते, चुनाव तो वो लड़- मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अगर जो आदमी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, इसका मतलब है कि सीधा सीधा वो हाँ ये किसने सुप्रीम कहा कोर्ट, कि अरे भाई मुख्यमंत्री उन नहीं चीज बन बहुत, सकते? तो फिर उनको रिजाइन क्यों सर, देना पड़ा, मैं- जेल में क्यों मैं- रहते, मैं- जेल में रह के भी उन्होंने आपके रिजाइन नहीं किया, और जैसे ही जेल से बाहर छूटे इसके बाद में रिजाइन किया। में ये तो मुद्दा भैया डिस्कस हुआ ये था। चीज से तब साबित होता है कि ये लोग भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान है, ये लोग कट्टर बेईमान है, योगेंद्र जी ये लोग कट्टर बेईमान है, और जनता अपनी बात जवाब देगी। बिल्कुल वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं, ऐसा कोई रिजाइन क्यों किया फिर? कोई कंडीशन नहीं वो लगाई उनका है। अलग मैटर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि कहीं कंडीशन अरविंद नहीं लगी केजरीवाल है। मुख्यमंत्री नहीं बन नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि आप किस किस कंडीशन पे आपको यहां से जमानत दी जा रही है, उस कंडीशन की वजह से उन्होंने रिजाइन, नहीं तो वो रिजाइन तो जेल में भी दे सकते थे, क्यों नहीं दिया उन्होंने, जेल में क्यों नहीं दिया उन्होंने रिजाइन? कंडीशन तो हाँ, तो तभी तो उन्होंने जेल से छूटने के बाद में रिजाइन क्यों किया फिर रखी थी, उन्होंने? कंडीशंस रखी थी, ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री पद नहीं, पर रहोगे देखो कि नहीं सुप्रीम रहोगे। कोर्ट ये थोड़ी बोलेगी कि रिजाइन करो, सुप्रीम कोर्ट तो बताएगी ना भाई इस कंडीशन में आपको जमानत, जो ऐसी कंडीशन थी उसको ऑटोमेटिक उनको रिजाइन करना पड़ा। जी चलिए आर्य साहब आपके पास में आना चाहूंगा। आपने देखा ये तो मुझे लग रहा है कि गृह युद्ध से मतलब बंगलों का युद्ध में तब्दील हो गया ये चुनावी, और ये बंगलों का युद्ध इतनी जल्दी नहीं है, क्योंकि जब मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। एक तरफ शीश महल के पोस्टर लग रहे हैं, दूसरी तरफ राजमहल के पोस्टर लग रहे हैं। तो आप बताइए साहब, ये आप बंगलों से फ्री हैं अभी, तो बंगलों की सियासत पे मैं करना चाहूंगा कि वास्तव में ध्यान डाइवर्ट करने के लिए दोनों ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं कि इसमें कुछ दम भी है, या जांच होनी चाहिए, या फिर कंस्ट्रक्शन
को लेकर के सभी राजनीतिक दलों को तय करना चाहिए कि जैसे बंगले बने हुए हैं पीडब्ल्यूडी जैसे बना करके उसमें रहना आपको। स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है। नहीं, इसमें उसी वजह से तुमसे पूछा मैंने। योगेंद्र जी, असल में क्या है कि भाई जो सरकारी आवास बनते हैं या जो मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल होता है वो तमाम बातें हैं, इस बात से किसी को आपत्ति नहीं है। सवाल ये इसलिए उठा क्योंकि केजरीवाल जी ने जिस वक्त अपने आप को एक आम आदमी, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी का नाम ही आम आदमी पार्टी रखा और उसने कहा कि मैं आम आदमी हूं तो आम आदमी की तरह रहूंगा, ये सवाल इसलिए है। खैर इसको जाने दीजिए। सवाल ये है कि सीएजी की रिपोर्ट पे भाजपा और केंद्र सरकार कब से गंभीर होने लगी भाई? आज जब 1 किलोमीटर के अंदर 250 करोड़ का खर्चा हाईवे के अंदर 1 किलोमीटर की कॉस्ट आई, क्या सोने का हाईवे बनाया आपने? उसके ऊपर आपने चर्चा नहीं की। आयुष्मान भारत के अंदर सुन लीजिए रोड ने यही बोला, उसका इंटरप्रिटेशन ये है। गुजरात के अंदर कपड़े वहां पे विदेश में धुलने जाते थे, मेरी बात का जवाब दे दीजिए बाद में। अरे सुन तो लो, जाते थे तो क्या पता लगेगा। 7 दिन का शौक बना हुआ रहा, वियतनाम जा रहा। आप देखिए आयुष्मान भारत के अंदर एक ही नंबर से 7-8 लाख गंभीर से लेगा, वो घोटाला खुला, गंभीरता से कोयले का घोटाला खुला, वो तमाम घोटाले खुले। और ये कब से? गुजरात के अंदर हजारों करोड़ के सीएजी के घोटाले खुले। अभी कभी हमारे टाइम में सीएजी की रिपोर्ट होती थी, एक सीएजी के थे, सीएजी थे जो कि क्या नाम था उनका, विनोद रॉय। आज विनोद रॉय कहां है? बीजेपी के पेरोल पे चले काफी साल तक। आज विनोद राय जी, और उसके बाद में सीएजी की रिपोर्ट आती है क्या हर साल? नहीं आती, क्योंकि भाजपा को जब सुखद लगता है तब सीएजी की रिपोर्ट आती है। ये तो ठीक है, सोर्सेज कई खबरें लेके आते हैं, अदरवाइज सीएजी के ऊपर कुछ नहीं है। पूरी की पूरी मोदी सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है पूरी तरीके से। चाहे आप उनका टोल वसूली के नाम पे हो, चाहे हाईवे में भ्रष्टाचार हो, चाहे तमाम योजनाओं में पूरे देश को बेच के खा गए, पूरे देश को बेच के खा गए आप, सारे देश को बेच के खा गए आप, और आप यहाँ पे भ्रष्टाचार की बात करते हो। प्रधानमंत्री जी की नैतिकता बची है क्या कि वो किसी के बदले पे सवाल किया? आप ये बताइए कि आप देने क्या हो रहे हैं? आज केंद्र के अंदर आपने क्या दिया लोगों को? केंद्र के अंदर आज भी 80 करोड़ लोगों को आप फ्री राशन दे रहे हो। ये आपकी विफलता का सबसे बड़ा सबूत है कि 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त राशन दे रहे हो। ये आपकी 11 साल की सरकार, 11 साल गरीबी लेकर कौन सा गिनती कर लो। 80 करोड़ अगर फ्री राशन मिल रहा है ना, आपको बाहर से आगे 25 करोड़। आपकी आंकड़े दुरुस्त कर लीजिए अपने, आंकड़े दुरुस्त कर लीजिए, आंकड़े दुरुस्त कर लीजिए। मानते आपकी बात नहीं चलेगा, टाइम हो चुका। मैं झूठ सच की बात नहीं है, जनता क्यों अरे नहीं मानती आपकी आपको बात? आंकड़े ही नहीं पता जनता नहीं मानती आपकी बात। रोकना चाह रहा हूं, चलिए ये तो जनता तय करेगी जब 8 तारीख को रिजल्ट यही आएगा मैं कह रहा हूं, कि दिल्ली पे। सर सुनिए तो आप लोग भी सुनिए सर, अभी फैसला नहीं मान रही है कि मोदी जी अच्छा काम कर रही है हिंदुस्तान के अंदर, जनता मान रही है कि वजरलाल जी बहुत अच्छा काम कर रही है। जी दिल्ली का फैसला आएगा जब बात करेंगे। 8 तारीख का इंतजार करिए, दिल्ली किस पे ठप्पा लगाती है उस पर बात करेंगे। अभी तो बंगलों में उलझी है दिल्ली की जनता, नहीं नेता उलझे हुए हैं, और बंगलों की लड़ाई कब तक चलेगी ये कहना मुश्किल है। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आएंगे, बंगले से कोई बड़ी बात नहीं है कि अब ये झगड़ा बाथरूम तक भी आ सकता है कि बाथरूम की टूटियां निकाल ली, वहां से वॉश बेसिन खोल लिया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजनीति कहां जा रही है। मुद्दे बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि दिल्ली देश की राजधानी है तो वहां क्रांतिकारी विकास हो रहा है, बहुत जबरदस्त विकास हो रहा है, सारी चीजें वहां, जनता के कोई मुद्दे ही नहीं है, ऐसा रामराज्य वहां पे भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि जनता के मुद्दों पर फोकस किया जाए। जनता अगर कुछ सवाल करते, हिसाब मांगते तो उसका जवाब दिया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि रियली हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में चल रहे हैं। अदरवाइज तो पब्लिक भी ये कहेगी द ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।